क्या दिया था? जब ऑफ कॉजेशन। वेब ऑफ काजेशन, पेटनकाफर ऑफ म्यूनिक, मल्टी फैक्टोरियल काजेशन एंड अरिस्टाटल, इन्होंने दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। अब इसको मैच कर लीजिएगा इसमें। अब ये क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करती है? बहुत सारे लोगों ने इस पे भी लगाया था और इस पे भी लगाया था। ये सब है, ये कंपोनेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्हीं से जाना जाता है। लेकिन जब डिपेंड की बात है, डिपेंडेंसी की बात आती है, तो ये पर कैपिटा जीएनपी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटा जीएनपी। ठीक, इसमें से किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, बेसिकली इसी के लिए ये है कि अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। सिर्फ दो तीन लोगों ने ही पर कैपिटा जीएनपी पे सही लगाया था, बाकी सबका गलत था। डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये याद होना चाहिए सबको कि सुलिवान इंडेक्स को कहते हैं। हाँ, पर्ल इंडेक्स क्या है? ये क्या है पर्ल इंडेक्स? पर्ल इंडेक्स जो है ये कंट्रासेप्टिव फेलर को बताता है। ये अभी कंट्रासेप्शन वाले पार्ट में आएगा। पर्ल इंडेक्स जो है वो कंट्रासेप्टिव फेलर को बताता है। चांडलर्स इंडेक्स, चांडलर्स इंडेक्स, नंबर ऑफ हुकवर्म एग्स पर 100 ग्राम स्टूल। नंबर ऑफ हुकवर्म एग्स पर 100 ग्राम स्टूल, ये है चांडलर इंडेक्स। ये सैनिटेशन से रिलेटेड है, ये जो चांडलर इंडेक्स ये सैनिटेशन से। पर्ल इंडेक्स किससे रिलेटेड है? कंट्रासेप्शन से, कंट्रासेप्टिव फेलर को बताता है। सुलिवान इंडेक्स क्या? डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सुलिवान इंडेक्स था। पार्क इंडेक्स कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक नाम दे दिया गया था यहाँ पे। उसके बाद आठवां क्वेश्चन था, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से हमको निकालना था। एपिडेमियोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग, क्लिनिशियन इज कंसर्न विद द टिप ऑफ आइसबर्ग। स्क्रीनिंग किसके लिए की गई है इसमें? जो ऑप्शन में स्क्रीनिंग इज डन फॉर द टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड अनडायग्नोज्ड केसेस एंड कैरियर्स टिप ऑफ द आइसबर्ग को ये शो करते हैं। अब अगर आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज जब हमने पढ़ी थी, वो अगर याद हो, तो स्क्रीनिंग, जब हम स्क्रीनिंग की बात आएगी तो स्क्रीनिंग किसके लिए कर रहे थे वहां पे हम? सर जो भी डिजीज है उनके लिए, कि क्या है कैसे हैं, जो भी डिजीज हो गई हैं। नहीं, फिर से रिकॉल करिए उसको। स्क्रीनिंग जब हम करते हैं ना वो सबमर्ज पोर्शन के लिए, वहां से हमको डिजीज को ढूंढ के निकालना है, यानी जो अनडायग्नोज्ड केस हैं उनके लिए हम करते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, गलती से बोल। हाँ, स्क्रीनिंग जो करते हैं हम सबमर्ज पोर्शन, जो जी। अनडायग्नोज्ड केसेस हैं, इन अपेरेंट केसेस हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग की जाती है। ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस की जब बात आती है तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है स्क्रीनिंग के लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग ही हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट था। क्लिनिशियन टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्योंकि जो डायग्नोस्ड केसेस हैं जिनके साइन एंड सिम्टम्स है उनको ट्रीटमेंट देना है, उनको ट्रीट करना है, तो उसके लिए क्लिनिशियन ही रहेगा। दूसरा वाला भी सही था। स्क्रीनिंग इज डन फॉर द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये गलत है, क्योंकि स्क्रीनिंग हम कर रहे थे सबमर्ज्ड पोर्शन के लिए। और अनडायग्नोस्ड केसेस एंड कैरियर्स ये टिप ऑफ द आइसबर्ग को नहीं बताते, बल्कि ये भी सबमर्ज्ड पोर्शन को ही बताते हैं, जो पानी के अंदर है। जी सर। हाँ, तो अब इसमें से क्या था? स्टेटमेंट 1 एंड 2 सिर्फ यही करेक्ट था। अब ये वाला क्वेश्चन है 9, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। प्राइमोडियल। प्राइमोर्डियल था। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए सबसे अच्छा प्रिवेंशन यही है, प्राइमोर्डियल ही है, ये बताया हुआ है। अब 10वां, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजुअली ऑपरेट्स एट विच लेवल? ये चार ऑप्शन है, इसमें इसी में से था। हाँ, सेकेंडरी। सेकेंडरी। क्या बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है या बाकी लोगों को आ ही नहीं रहा है?
सर मैं क्लिनिक पे हूँ, अगर म्यूट अनम्यूट करूँगी तो डिस्टरबेंस होगा, बट मैं सिर्फ सुन रही हूँ। ठीक ठीक। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी है हमारे, ज़्यादातर जो है वो क्या सेकेंडरी लेवल के उससे रन करते हैं, सेकेंडरी लेवल पे चलते हैं। और सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन जो है ना, इन प्रोग्राम्स के लिए इम्परफेक्ट टूल है, लेकिन मजबूरी है गवर्नमेंट की, क्योंकि वो प्राइमरी लेवल का कर नहीं पा रहा। हर किसी को फौरन ट्रीट करना या डायग्नोज करना पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। तो जितने भी ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन पे ही रन करते हैं। अब सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन में बात आएगी तो आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी, फ्लक्चुएशन क्या था? पॉइंट सोर्स सर एक ही बार में हुई थी तो इसलिए पॉइंट सोर्स। हाँ, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक नहीं आता। पेंडेमिक तो हो नहीं सकता, पेंडेमिक के बारे में सबको पता है। सोलो एपिडेमिक, जितने भी मॉडर्न एपिडेमिक आजकल हो रहे हैं, लाइक आप देख लीजिए, हमने बात की थी ना, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ये क्या है? ये मॉडर्न एपिडेमिक है, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेक्युलर ट्रेंड भी। अगर हम फ्लक्चुएशंस में जाएं, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, सेक्युलर ट्रेंड, और इन्हीं को भी स्लो एपिडेमिक भी कहा जाता है, मॉडर्न एपिडेमिक या स्लो एपिडेमिक। कंटिन्यूअस एक्सपोजर एपिडेमिक जो थे वो लाइक कोई वेल है, कोई कुआं है, उसमें कुछ हो गया इस तरीके से कि उसमें कोई पॉल्यूशन था, उसमें पॉल्यूटेंट कोई कुछ गिर गया या कुछ मिल गया जिसकी वजह से वो, अब वो पानी, गंदा पानी पीने से जाहिर है सब एक ही दिन में एक ही टाइम पे नहीं पिएंगे, अलग अलग टाइम पे कोई ले गया, किसी ने अपने घर रख लिया। ये पहले होता था, ज्यादा कॉमन था। या जिसके घर जो पाइपलाइन सप्लाई होती है पानी की, वो एक ही जगह से हो रही है, सप्लाई आई, किसी ने फौरन इस्तेमाल किया, किसी ने बाद में इस्तेमाल किया, तो ये क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस एक्सपोजर था। पॉइंट पॉइंट सोर्स एपिडेमिक में क्या होता है कि एक ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सपोजर होता है, उसके बाद एक्सपोजर रुक जाता है। जितने भी केसेस होते हैं वो सिंगल इंक्यूबेशन पीरियड में डेवलप होते हैं, क्लस्टरिंग ऑफ केसेस होते हैं, पीक एक ही होती है, इसमें सेकेंडरी वेव्स नहीं होती। पॉइंट सोर्स एपिडेमिक में सेकेंडरी वेव्स नहीं होती। और कंटिन्यूअस एक्सपोजर की बात करें तो इसमें क्या मल्टीपल वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स, टर्शियरी वेव्स, या नंबर ऑफ पीकिंग्स जो होती हैं वो कई होती हैं। पेंडेमिक था जब बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया को वो डिजीज कवर कर ले, लाइक पूरे नेशन को, दो तीन नेशन को, या पूरे कंटिनेंट को, या एज ए होल पूरे अर्थ को ले लीजिए, वहां तक फैल जाए, तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। ट्रायल की बात जब हम कर रहे थे, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। हमने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी पढ़ी थी, दो दो टाइप की थी, ऑब्जर्वेशनल थी और एक्सपेरिमेंटल थी। ऑब्जर्वेशनल की फर्दर दो टाइप थी, कौन कौन सी थी? डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ डिस्क्रिप्शन करना था हमें किसी चीज के बारे में, उसका खाका तैयार करना था। एनालिटिकल में क्या था? एनालिसिस करनी थी, सिर्फ डाटा कलेक्ट करना था, उसको एनालाइज करना था। उसकी फर्दर हमने क्लास चार, एनालिटिकल स्टडी में चार स्टडीज थी, क्वार्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जिसको प्रिवेलेंस स्टडी भी कहते हैं। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इसकी भी चार टाइप्स थी, लेकिन चार टाइप्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी यही, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इसके अलावा फील्ड ट्रायल था, कम्युनिटी ट्रायल था, और एक कोई था, याद नहीं आ रहा। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का यूनिट क्या थी? यूनिट ऑफ स्टडी हमने सबकी बताई थी। यूनिट ऑफ स्टडी इसमें होती है पेशेंट। कम्युनिटी ट्रायल में कम्युनिटी होगा, इंडिविजुअल, ज्यादातर जो हमारे एनालिटिकल स्टडी थी, सिर्फ इकोलॉजिकल स्टडी को छोड़ दीजिए तो बाकी तीनों की यूनिट ऑफ स्टडी क्या थी? इंडिविजुअल थी। कोहार्ट स्टडी हो गई, क्रॉस सेक्शनल हो गई, या प्रिवेलेंस स्टडी जिसको आपने कहा, या केस कंट्रोल स्टडी है, उसमें यूनिट ऑफ स्टडी क्या थी? इंडिविजुअल थी। पेशेंट्स जो थे वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसकी जो यूनिट ऑफ स्टडी थी वो पेशेंट्स थे। अब फ्लेमिंगम हार्ट स्टडी, इसमें नाम ही हटा दिया हमने, हटा देगा। करीब 8 to 9 इसके क्या है? कोहार्ट स्टडी के 8 से 9 इसके सिनोनिम्स हैं, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन सबसे कॉमन नाम जो दिया गया था वो कोहार्ट स्टडी का था। कोहार्ट स्टडी सबको याद हो जाती, लेकिन अब इसके सिनोनिम्स याद करने पड़ते हैं, वो याद करना ही करना है। इसमें कहीं कोहार्ट स्टडी का जिक्र नहीं था,
कि फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी किसका एग्जाम्पल था। ये कोहार्ट स्टडी का एग्जाम्पल था। तो अब इसमें ऑप्शन में तो कोहार्ट स्टडी है नहीं, ऑप्शन सर में पर आपको आपने जब पढ़ाया था उस दिन तो आपने बताया था ना हम लोगों को कि ये कोहार्ट स्टडी में ही आएगा। बिल्कुल कोहार्ट स्टडी तो है ही, अभी भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोहार्ट स्टडी के मैंने 8 से 9 सिनोनिम्स भी बताए थे। मैंने ये कहा था कि एग्जामिनर को कोई भरोसा नहीं कि वो कोहार्ट स्टडी उसका अलग दूसरा नाम भी दे सकता है। हाँ सर। अगर आप उससे फिर से रिकॉल करिए तो वहाँ स्टार्टिंग में ही 8 to 9 मुझे याद है, 8 से 9 करीब ऐसे होंगे जो मैंने अलग अलग नाम, एक्सपोजर टू आउटकम, इंसिडेंस रेट स्टडी, जी सर बताया था। स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, सबका ना। सर बताया था। हाँ, तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो होती है, प्रोस्पेक्टिव, ये सिनोनिम्स है। इसी तरीके से कभी कभी सिर्फ इंसिडेंस रेट स्टडी का भी जिक्र आ जाएगा, या फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, क्योंकि कोहार्ट स्टडी में क्या होता है, स्टडी आज शुरू होती है लेकिन फ्यूचर में जाके उसका रिजल्ट आना है, आगे की तरफ हम देखते हैं, इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहा जाता है। केस कंट्रोल अलग था, प्रिवेलेंस बात की चीज है। प्रिवेलेंस स्टडी क्या थी, वही क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी। और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो है ना, ये इसी को अक्सर कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी को, क्यों, क्योंकि बैकवर्ड लुकिंग स्टडी है ये। दूसरी चीज देखिए यहीं पे, पिछली बार प्रिवेलेंस किससे निकालते हैं हम, यहाँ कहाँ से निकला प्रिवेलेंस, किस स्टडी से, क्रॉस सेक्शन आपने तभी पूछा। क्रॉस सेक्शनल से ही निकला प्रिवेलेंस। कोहार्ट से क्या निकला, पर्सपेक्टिव, फॉरवर्ड लुकिंग, इंसिडेंस बेस्ड। कोहार्ट से जो हमें मिला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें मिली थी वो इंसिडेंस मिला कोहार्ट स्टडी से, इसीलिए इसको इंसिडेंस रेट स्टडी भी कहते हैं। इसके अलावा हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन में जाएंगे तो हमें 3 चीजें मिली थी, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन थे किसके, कोहार्ट स्टडी के। कोहार्ट स्टडी से हमें क्या, ये चारों चीजें मिली, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इंसिडेंस, किसी डिजीज का इंसिडेंस जब देखते हैं, अब हर डिजीज का इंसिडेंस बताया जाता है, वो बेसिकली इसी स्टडी से सबसे पहले मिला था। हाँ, इकोलॉजिकल स्टडी से हमें ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं, क्योंकि यूनिट ऑफ स्टडी क्या थी, पॉपुलेशन थी, तो एक खास एरिया के लोगों के उनके बारे में पता है, यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, इनका मजाज ये है, ये इनमें ये डिजीज कॉमन है, तो एज ए ग्रुप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई है। अब केस कंट्रोल स्टडी में जो हमें मिला था वो आर्ट्स रेशियो, आर्ट्स रेशियो क्या, एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क है, एस्टिमेट है, एग्जैक्ट रिलेटिव रिस्क नहीं, बल्कि वो लमसम वाली बात होती है ना कि हाँ इतना हो सकता है, लगभग लगभग वाली बात है, तो इसलिए इसको कहा जाता है एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क। एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क दैट इज आर्ट्स रेशियो, ये मिला किससे, केस कंट्रोल स्टडी से। इकोलॉजिकल स्टडी से ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई। कोहार्ट स्टडी से क्या मिला, इंसिडेंस, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। और प्रिवेलेंस जो मिलता है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी से मिला। अब ये जब क्लिनिकल ट्रायल के हमने जो वो पढ़े थे फेज, उसमें हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल, मैचिंग किस में की जाती है, केस कंट्रोल स्टडी में मैचिंग करते हैं, किस लिए, टू एलिमिनेट नॉन कंपाउंडिंग फैक्टर्स। नॉन, यहाँ नॉन का जिक्र आना चाहिए, नॉन कंपाउंडिंग फैक्टर्स को खत्म करने के लिए, निकालने के लिए केस कंट्रोल स्टडी में जो हम काम करते हैं मैचिंग का, कोशिश करते हैं कि जो केस और कंट्रोल है वो ज्यादातर, अब आइडेंटिकल तो एकदम नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट उनकी ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम होनी चाहिए, मिलती जुलती होनी चाहिए। सिर्फ किस चीज का फर्क होना चाहिए, जिस डिजीज को हम स्टडी कर रहे हैं वो कंट्रोल ग्रुप में नहीं होनी चाहिए। केस अगर मेल है तो कंट्रोल भी मेल ले, एज ग्रुप जो केस का है वही एज ग्रुप होना चाहिए कंट्रोल का भी, जिस लोकेलिटी का है, जिस जोग्राफिकल एरिया का, वहीं से अगर हॉस्पिटल से ले रहे हैं तो उसी हॉस्पिटल से कंट्रोल भी ले। ज्यादातर चीजें क्या हो, सिमिलर होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द डिजीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। और इस काम के लिए हमें क्या क्या करना था, मैचिंग करना था। और इसी मैचिंग से हम क्या चीज एलिमिनेट कर रहे थे, नॉन कंपाउंडिंग फैक्टर।
रेंडमाइजेशन, रेंडमाइजेशन को ही हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नोन और अननोन दोनों कंफाउंडिंग फैक्टर्स को ये एलिमिनेट करता है। साथ में सिलेक्शन बायस, मान लीजिए मैं इन्वेस्टिगेटर था, मुझे किसी डिजीज को इन्वेस्टिगेट करना था, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे पर्सन को लूं जिनसे मेरी जो स्टडी अच्छी हो जाए, मेरा रिजल्ट जो है आसानी से आ जाए। तो वो क्या हुआ, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन बायस। मैं ऐसे लोगों को नहीं लूंगा कि जो थोड़ा सा ज्यादा उनके में डिजीज है और मुझे नहीं लगता कि मेरी ड्रग इस पे काम करेगी, मैं उसको हो सकता है एक्सक्लूड कर दूं जानबूझकर। ऐसे लोगों को लूं जिनमें मिनिमम इंटरवेंशन से मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिलेक्शन बायस होता है। तो उसी सिलेक्शन बायस को खत्म करने के लिए हम रेंडमाइजेशन का, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने कंप्यूटर जनरेटेड टेबल में सब जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट से डाल दिया, उसने क्या किया, दो ग्रुप में एलोकेट कर दिया, या लॉटरी मेथड पर्ची वाला, सबके नाम की पर्ची लगा दी। अब ये तक ये पर्ची उठेगी, ये केस ग्रुप में जाएगी, ये वाली कंट्रोल ग्रुप में जाएगी, एकदम अलग हो गया, वो हमारे हाथ में अब रहा ही नहीं। तो इसी को कहते हैं हम रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन इज हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल। ब्लाइंडिंग किस लिए होती है? ब्लाइंडिंग भी जो होती है ना, ये बायस को ही खत्म करने के लिए होती है। अब सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग, ट्रिपल ब्लाइंडिंग, जो पीजी में खासतौर से जो क्लिनिकल ब्रांच होती है, उसमें जो लोग वो करते हैं अपनी थेसिस के लिए, जो उनको टॉपिक मिलता है, उसमें ज्यादातर जो ट्रायल होते हैं ना, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, इस तरीके से होते हैं, या ओपन लेवल भी होते हैं। अक्सर लोगों को ब्लाइंडिंग करके दिया जाता है, उससे रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो ब्लाइंडिंग बेसिकली क्या होती है, बायस को ही खत्म करने के लिए होती है। मैंने अभी बताया ना कि अगर मैं इन्वेस्टिगेटर होता तो मैं ऐसे लोगों को ज्यादा लेता। वो क्या था, वो बायस था, मेरा बायस था। या मुझे पता है कि फला जगह से ही इस डिजीज के या जो केस है जो मुझे पढ़ना है, वो फला जगह पे ज्यादा मिलेंगे, मैंने उसी जगह पे अपना टोटल फोकस कर लिया, बाकी और जगहों को छोड़ रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये मेरी तरफ से ये बायस था। भाई सबको लीजिए ना, आप पूरी कम्युनिटी को लीजिए, ना कि सिर्फ एक मोहल्ले को आप पकड़ के लेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन ये भी एक मेथड है, रेंडमाइजेशन जैसे करते हैं उसी तरीके से ये भी स्ट्रेटिफिकेशन भी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि सिर्फ ऐसे कैरेक्टर्स को लिया जाता है जिनमें पॉसिबिलिटी हो उस डिजीज के पाए जाने की, और बाकी लोगों को नहीं लेते। ये भी एक मेथड था, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं। ये तीन यही है, और सबसे सुपीरियर रेंडमाइजेशन होता है। रेंडमाइजेशन को ही हार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। ठीक, अब डेथ सर्टिफिकेट बता रखी हमने, इसमें भी बहुत सारे लोगों को की गलतियां हुई थी। कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ, डायरेक्टली जिससे डेथ हो रही है, वो कौन सी लाइन पे लिखा जाएगा? डेथ सर्टिफिकेट में कितनी लाइनें होती हैं टोटल? सर फर्स्ट की 3 होती हैं और सेकंड के। हाँ, टोटल मिला के 4 लाइन्स होती हैं। टोटल जो होती हैं 4 लाइनें होती हैं डेथ सर्टिफिकेट में। लाइन 1A, लाइन 1B, लाइन 1C एंड लाइन 2, ये था। तो यहाँ पे है भी सब, लाइन 1A, B, C एंड 2 चारों है। कंडीशन जो डायरेक्टली डेथ को काज कर रहा है, जिससे डायरेक्टली डेथ हो रही है, वो किस लाइन पे हम लिखेंगे, किस पे नोट करेंगे? वो जब बात आती है ना, तो वो लाइन ए की बात आती है, जो डायरेक्टली, कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ, किस पे नोट करते हैं हम? लाइन 1A पे करते हैं। जी और सर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज होता है डेथ का, लाइक मैंने डायबिटीज मेलाइटस का एग्जांपल दिया था, तो मेन डिजीज क्या हुई, मेन अंडरलाइन काज क्या था, डायबिटीज मेलाइटस था। उससे क्या हुई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई, वो लाइन 1B पे आ जाएगा। डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है वो लाइन 1B पे आएगी। लाइन 1C ये मेन अंडरलाइन काज को शो करती है, मेन अंडरलाइन काज, तो वो डायबिटीज मेलाइटस था। अब डेथ जो हुई किससे हुई, रीनल फेल्योर से या रीनल शटडाउन से हुई। तो जो रीनल फेल्योर है, इसने डायरेक्टली डेथ काज किया, ये आएगा लाइन 1A पे। अब डायबिटीज मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हाइपरटेंशन भी होता है, या कोई और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसको हम लाइन 2 पे लिखते हैं। ये प्रोग्रेस तो करा रहा है डेथ को, लेकिन ये डायरेक्ट डेथ काज नहीं करा रहा है। डायरेक्ट डेथ काज हुई थी किससे, रीनल फेलियर से हुई थी, ये लाइन
1A पे आएगा। और जो मेन अंडरलाइन काज था वो थी डायबिटीज मेलाइटस, वो लाइन 1C पे आता है। उसी के दूसरा क्वेश्चन, यही बेसिकली दो ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं आमतौर से इस पूरे डेथ सर्टिफिकेट से। इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट किसे कहते हैं? लाइन 1C। जो मेन अंडरलाइन काज होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भी होती है। लाइन 1C जो होती है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भी होती है, और इसी को ही इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। इसी को इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भी है इसमें डेथ सर्टिफिकेट में। 4 लाइनें होती हैं, ये पूरा डेथ सर्टिफिकेट का यही पूरा खाका है। अब ये था स्टेटमेंट वाला। अब इस तरीके से क्वेश्चन आने लगे हैं, 3-4 स्टेटमेंट दे के उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी पीछे इसकी बात हो चुकी है। मैचिंग रिमूव नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर, मैंने बताया था मैचिंग इसलिए की जाती है टू एलिमिनेट या टू रिमूव नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर। और मैचिंग किसके लिए की जाती है, किस किस स्टडी में करते हैं? केस कंट्रोल स्टडी में करते हैं मैचिंग। फिर दूसरी बात ब्लाइंडिंग के जिक्र में आया था कि ब्लाइंडिंग रिमूव बायसेस, ठीक है ये भी करेक्ट है, बायस को रिमूव करता है ब्लाइंडिंग। एंड रैंडमाइजेशन रिमूव बोथ नोन एंड अननोन कंफाउंडिंग फैक्टर्स एज वेल एज सिलेक्शन बायस, ये भी करेक्ट है। तीनों के तीनों इसमें सही है। और रैंडमाइजेशन क्या है? हार्ट ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल। और रैंडमाइजेशन क्या है? सुपीरियर है मैचिंग और ब्लाइंडिंग दोनों से। ये चीज थी, तो इसमें जो है ऑल ऑप्शंस करेक्ट है, सब के सब सही है। फिर देखिए अभी इस क्वेश्चन को 19 को, आर्ट्स रेशियो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आर्ट्स रेशियो किससे मिलेगा? अभी पीछे बता चुका हूँ। सर क्रॉस फिर आपने मतलब इतनी देर से, इसीलिए अफसोस भी होता है कभी कभी, कोहार्ट स्टडी से कैसे मिलेगा आर्ट्स रेशियो? सर मैंने क्रॉस सेक्शनल स्टडी बोला। क्रॉस सेक्शनल आपने बोला है, ठीक। क्रॉस सेक्शनल स्टडी से ही मिलता है आर्ट्स रेशियो। आर्ट्स रेशियो क्या था? एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क। आर्ट्स रेशियो को हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी कहते हैं इसको, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो, इसका दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि इसको जो है क्रॉस करके निकालते हैं, ए बी सी डी, ये इस तरीके का टेबल बनाया जाता है इसमें। तो ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को सी से करते हैं। जब हम आर्ट्स रेशियो को क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो निकालेंगे तो ये ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी आता है। ये भी याद करने की चीज है कि हाँ क्या आएगा, ए सी और बी डी आ गया तो वो गलत हो जाएगा। ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, ये क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्ट्स रेशियो कहते हैं। मिलता किससे है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी से मिलता है। सॉरी आपने भी गलत है, केस कंट्रोल स्टडी से मिलता है। आर्ट्स रेशियो जो मिलता है वो केस कंट्रोल स्टडी से मिलता है, इसी को कहते हैं एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क। क्रॉस सेक्शनल स्टडी से तो प्रिवेलेंस मिलता है, स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन या प्रिवेलेंस। क्वार्ट स्टडी से इंसिडेंस और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन में जो रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये अब इसके बाद 20वां क्वेश्चन था, फर्स्ट केस दैट कम्स टू द नोटिस ऑफ फिजिशियन। इसमें 3 केसेस, यही 3 इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सेकेंडरी इंडेक्स केस की यही 3 है। प्राइमरी केस क्या था? वो केस जिसको, जिस डिजीज को हम पढ़ रहे हैं, जिस पर्सन में उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स पहली बार मिल रहा है, तो पहली बार हुआ जिसको, तो वो क्या हो गया? वो प्राइमरी केस हुआ। और उस प्राइमरी केस के कांटेक्ट में आने के बाद जो केसेस डेवलप हो रहे हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी केस। और जो जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी नोटिस में जो पहला केस आता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स केस। यानी फिजिशियन को, मान लीजिए कोई डिजीज थी, उसका जो पहला केस फिजिशियन के पास आया, क्लिनिशियन के पास आया या इन्वेस्टिगेटर के पास आया, उसको हम कहेंगे इंडेक्स केस। वो हो गया इंडेक्स केस, यानी फर्स्ट केस दैट कम्स टू द नोटिस ऑफ फिजिशियन, दैट इज इंडेक्स केस। और जो वो डिजीज थी जो पहली बार जो किसी को हुई थी, जो पहला शख्स था, वो होगा प्राइमरी केस। अक्सर प्राइमरी केस मिस हो जाते हैं, हो सकता है ना मिले। और उस प्राइमरी केस के कांटेक्ट में आने के बाद जितने भी केसेस डेवलप होंगे उनको हम सेकेंडरी केस कहते हैं। और ये जो इंडेक्स केस होता है बेसिकली ये सेकेंडरी केस ही होता है, लेकिन क्योंकि हमारी नजर में पहला केस वही आया था इसलिए उसको हमने क्या बना लिया? इंडेक्स केस बना लिया। ये थी इसकी बात।
तो ये याद रखने की चीज, जो नो फिजिशियन के या इन्वेस्टिगेटर के नोटिस में पहला केस आएगा उस डिजीज का, दैट इज इंडेक्स केस। अब यहाँ पे इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस, प्राइमरी और सेकेंडरी केस के दरमियान जो इंटरवल है, जो टाइम पीरियड है गुजरा हुआ, उसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे? नो सर। तब क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं सीरियल इंटरवल। इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस, दैट इज कॉल्ड एज सीरियल इंटरवल। इंक्यूबेशन पीरियड सबको याद होगा, क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री के बाद से लेके पहला साइन एंड सिम्टम डेवलप होने तक, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। चाहे तो पहले साइन मिल जाए या पहले सिम्टम मिल जाए, कोई कैद नहीं है इसमें क्या मिलना चाहिए, बस पहले कुछ मिल जाए। वो जो टाइम पीरियड था वो क्या था? इंक्यूबेशन पीरियड का था। जनरेशन टाइम जो होता है ना, जनरेशन टाइम जो यूज होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है, खास तौर से बैक्टीरिया के बाइनरी फिशंस में, जो वो 1 से 2, 2 से 4 होते हैं, इनको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। और लेट टाइम मुझे भी नहीं पता किसे कहते हैं, ये बस ऐसे ही था। ये क्वेश्चन 22वां, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैन इज डेड एंड होस्ट। सर फिटनेस होगा, मेरा गलत हो गया था। रेबीज, कहीं कहीं रेबीज का भी जिक्र आ जाता है, लेकिन रेबीज डेड एंड होस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा होस्ट जिसके बाद वो डिजीज किसी और दूसरे में ट्रांसमिट ना हो सके। तो सर इसमें फिर मैन रेबीज भी तो हो सकता है, मतलब फिर रेबीज क्यों नहीं है? मैंने रेबीज लिखा था वैसे। वही तो बताना है, बेसिकली यही बताना है। रेबीज आमतौर से हम मान लेते हैं, लेकिन रेबीज हाईली इन्फेक्टिव हो जाती है। क्यों? जब पागल कुत्ते ने अगर काटा, देखिए हर कुत्ते से काटने से या किसी जानवर के काटने से रेबीज नहीं होता, अब जो पागल है उसी से रेबीज होता है। मान लीजिए रेबीज ने किसी को, रेबीज सॉरी, कुत्ते ने किसी को काटा और वो पागल था, तो इसमें एक चीज और बताई जाती है कि कम से कम 10 दिनों तक उसको मॉनिटर करते हैं, या कहीं कहीं 20 दिन भी है, एटलीस्ट 10 डेज उसको मॉनिटर किया जाता है कुत्ते को। कुत्ते की ऑटोमेटिक डेथ हो जाती है। अगर पागल कुत्ता उसने काटा है जो रेबीज से इन्फेक्टेड था, तो उसकी फिर ऑटोमेटिक डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जरूरी है कि जिस शख्स को काटा है उसको क्या प्रोफाइलैक्सिस भी की जाए और उसको वैक्सीनेट भी किया जाए। अगर मान लीजिए नहीं हुआ, तो हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया, अब वो इन्फेक्टेड हो गया, अब रेबीज से मैन जो है इन्फेक्टेड, अभी इस आदमी के सलीवा में भी रेबीज मिलेगा। अगर इसने किसी को काट दिया, कुत्तों वाली पूरी हरकतें करेगा। अब अगर इसने किसी को काट लिया तो वो फैला देगा, वो क्या हुआ, यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी डिजीज रेबीज की। इसलिए रेबीज को जगहों से इसी जस्टिफिकेशन के साथ अलग किया गया है। और टेटनस में क्या है, डेड एंड होस्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, क्योंकि आदमी से फिर किसी दूसरे को टेटनस नहीं फैल सकता। आज तक कोई केस नहीं हुआ है। मीजल्स में क्या था? ओनली होस्ट, मैन जो है ओनली होस्ट फॉर मीजल्स, मैन इज ओनली होस्ट फॉर मीजल्स, ये भी था। पर्टुसिस में केस और कैरियर सब पाए जाते हैं, इसमें रिजर्वायर भी होता है। अब बात ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज मीजल्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 23। एट्रीब्यूटेबल रिस्क किससे अभी बताया है? केस कंट्रोल। चलिए ठीक, और किसी को कुछ कहना है? किसी ने और सुना हो अगर पिछला? सर फिर से गलत हो गया। कोई और बताएगा इसको कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क किससे मेजर करते हैं? केस वाला बहुत घुमा देता है एक दूसरे में। इसके बाद बाकी लोग जो और ज्वाइन है, क्या उन्होंने नहीं सुना? अभी अभी मैंने 3-4 बार इसका जिक्र किया पिछले क्वेश्चन में। थोड़ा सा पीछे आइए, खुद से ही देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3। कोहार्ट स्टडी से हमें क्या मिला? इंसिडेंस, साथ में रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, दीज आर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन कोहार्ट स्टडी। हाँ। तो ये तीनों के तीनों थे स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन से, ये मिला हमको किससे? कोहार्ट स्टडी से। केस कंट्रोल स्टडी का स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन जो है वो आर्ट्स रेशियो है, ये क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो जो है
ये एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क के एस्टिमेट को बताता है, सिर्फ एग्जैक्ट नहीं बता पाता। तो अब तो खैर याद कर लीजिएगा इसको कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क किससे मेजर होगा, कोहार्ट स्टडी से होगा। ठीक, अब 24वां, द रेशियो बिटवीन इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड। सर ये तो ए है। हाँ, ये जो सर एट्रीब्यूटेबल रिस्क, नहीं, एट्रीब्यूटेबल रिस्क नहीं होगा, ये होता है रिलेटिव रिस्क। रेशियो अमंग एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड, यानी क्या, इंसिडेंस एक्सपोज्ड और इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, ये होता है रिलेटिव रिस्क का फार्मूला है। और एट्रीब्यूटेबल रिस्क का फार्मूला जो होता है इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड इनटू 100, ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क का है। सिर्फ इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड एंड इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, जब इनका सिर्फ रेशियो हम देखेंगे तो ये रिलेटिव रिस्क का फार्मूला हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 25 मैंने नहीं पढ़ाया है, सिर्फ ये क्वेश्चन था, ये अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। ये सीक्वेंस में आएगा आगे चल के, जब हम डिसइंफेक्टेंट और उसकी बात करते हैं वहां पे जाके आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल मोस्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक। फिर भी इसको देख लीजिए, कहीं तो कोई एपिडेमिक हो रही है, कहीं तो कोई एपिडेमिक है, तो उसमें सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है। ऑप्शन थे डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एट रिस्क, confirming of existence of an epidemic, verification of diagnosis, वेरिफिकेशन। यस आपने पढ़ रखा है माशाल्लाह, चलिए। वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस इज द इनिशियल मोस्ट स्टेप, ये सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एट रिस्क। तीसरा जो स्टेप आता है हमारा रैपिड सर्च ऑफ ऑल केसेस, और रैपिड सर्च ऑल केसेस करने के लिए आपको फिर उसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है ये यही होता है, वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, कि वाकई में ये डिजीज है कि नहीं है, जो एपिडेमिक हुआ है ये है कि नहीं है, सबसे पहले वेरीफाई करना, ये इनिशियल मोस्ट स्टेप है। और इस पूरे एपिडेमिक में यही एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द इनिशियल मोस्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक। तो वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस द करेक्ट आंसर। लाइव वैक्सीन की बात आई, वैक्सीन पे थोड़ा सा आइए, इसमें से लाइव वैक्सीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 2 live vaccines can not be administered simultaneously, booster doses are usually not required। ठीक है, एक सर पहला वाला गलत है। हाँ पहला वाला गलत है ना, लेकिन कुछ लोगों के ये वाले मैंने भी गलत ही लिखा दिया था सर, वो मैंने लाइव वैक्सीन में क्या होता है, मेजर एंड माइनर मैंने कैन नॉट की जगह कैन पढ़ लिया था सर, तो वो गलत हो गया। और आमतौर पर यही बात आ गई थी कि सिंगल डोज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ज्यादातर में क्या सिंगल डोज लाइव वैक्सीन की यूज होती है, एक आध दो एक्सेप्शन को छोड़ के। बूस्टर डोज का भी वही सिलसिला था कि सिर्फ ओपीवी को छोड़ दिया जाए, बाकी बूस्टर डोज की जरूरत लाइव वैक्सीन में नहीं पड़ती है। हमने ये चीज बताई थी इनके उसमें कि लाइव वैक्सीन को हम साइमल्टेनियसली दे सकते हैं, 2 लाइव वैक्सीन को, साइट को चेंज कर देते हैं, रूट को चेंज कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 था, टेम्परेचर इन एन ILR एट PHC इज रिकॉर्डेड यूजिंग, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है PHC लेवल पे, वहां पे टेम्परेचर हम किससे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको तो सबने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा था, का जो टेम्परेचर जो रिकॉर्ड करते हैं किस चीज से रिकॉर्ड करते हैं। काटा थर्मामीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर, डायल थर्मामीटर, एनीमोमीटर। काटा थर्मामीटर। वेरी गुड, और कोई बोलिए, आप लोग पार्टिसिपेट करिए, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बोलिए जिसको जो समझ आए। सर इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है 26 में?
26 में ये है कि जो हमको फॉल्स ढूंढना था ना, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये जो पहला पहला स्टेटमेंट ये वाला, ठीक यही तो गलत है कि कैन नॉट लिखा है ना, जबकि हम दे सकते हैं, जी साइट को सर। चेंज कर सकते हैं, रूट को चेंज कर देंगे, दे देंगे। 27 देखिए, टेम्परेचर इन एन आईएलआर आइसलैंड रेफ्रिजरेटर एट पीएचसी इज रिकॉर्डेड यूजिंग काटा थर्मामीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर, हाँ डायल थर्मामीटर थर्ड। हाँ डायल थर्मामीटर। एक काटा थर्मामीटर जो होता है ना, ये एयर की कूलिंग पावर को असेस करने के लिए यूज होता है, हवा की कूलिंग पावर को और एयर वेलोसिटी दोनों चीज को ये चेक करने के लिए यूज होता है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में अब कूलिंग पावर को हटा के बल्कि काटा थर्मामीटर सिर्फ एयर वेलोसिटी को ज्यादा चेक किया जाता है। ये थे काटा थर्मामीटर। स्लिंग साइक्रोमीटर क्या है? साइक्रोमीटर लगा हुआ है, ये मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर यानी ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए यूज होता है स्लिंग साइक्रोमीटर। और हमारा करेक्ट आंसर था डायल थर्मामीटर। डायल थर्मामीटर इज यूज्ड एट पीएचसी टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर। एनीमोमीटर क्या करता है? ये भी एयर वेलोसिटी को असेस करता है, रिकॉर्ड करता है। आपको बता दूं, पिछले साल के क्वेश्चन में ये जो थर्मामीटर, साइक्रोमीटर, एनीमोमीटर है ना, ये मैच द फॉलोइंग में आए हुए थे। और मोती भाई के क्वेश्चन पेपर मैंने पीएसएम का बनाया था उनके लिए, और मैंने ये क्वेश्चन एज इट इज मैच द फॉलोइंग में दिए थे। अब किस्मत अच्छी जो भी कहिए, ये एज इट इज वैसे ही आया हुआ भी था। इस बार के एआई पीजेड में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 28, एडजुएंट यूज्ड इन डीपीटी। एल्यूमिनियम। हाँ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम फॉस्फेट, दोनों एल्युमिनियम के साल्ट। इसलिए एल्युमिनियम के साल्ट जो होते हैं वो डीपीटी में एज एन एडजुएंट यूज होते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या था? मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, MgCl2, ये क्या चीज थी? ये स्टेबलाइजर का काम करता था। किसमें? अगर याद हो किसी को, कई बार बताया था, ओपीवी में। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये इट इज यूज्ड एज एन स्टेबलाइजर। किस वैक्सीन में? ओपीवी में। ओपी। हाँ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या फास्फेट, एल्युमिनियम फास्फेट या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एज एन एडजुएंट यूज्ड इन डीपीटी। ठीक। और इसी में अगर बात कर लूं प्रिजर्वेटिव की, तो डीपीटी में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है? डीपीटी में एक प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है, बड़ा कॉमन नाम है, कई बार बता। नियोमाइसिन। नहीं नहीं, थायोमर्साल का नाम सुना है? हाँ सर, मैंने गलत मार्क किया था। थायोमर्साल क्या है? प्रिजर्वेटिव है, यूज होता है किसमें? डीपीटी में। ठीक। मैंने गलत कर दिया था सर ये वाला ठीक है, क्वेश्चन में। ये एक चीज देखिए, आईएलआर में जब हम टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग करते हैं पीएचसी लेवल पे खास तौर से, तो जो रिकमेंडेड है कि 24 घंटे में कितनी बार टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? 2 टाइम्स, याद रखिए। एटलीस्ट 2 बार, 24 घंटे में 2 बार टेम्परेचर मॉनिटरिंग होनी चाहिए डायल थर्मामीटर से। कितना? कहाँ पे? पीएचसी लेवल पे। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कोल्ड चेन के फेलियर के। कहाँ पर? थोड़ा कोल्ड चेन को ध्यान में लेके आइए पूरा। पीएचसी लेवल पे सर सर। आपने बताया पीएचसी लेवल। पीएचसी लेवल, शायद मैंने पीएचसी लेवल बताया था, लेकिन पीएचसी लेवल नहीं है, सब सेंटर और विलेज लेवल लेके आए। वो जो मैक्सिमम चांसेस जो है ना, वो मुझे याद है कि मैंने पीएचसी बताया था उस वक्त, सब सेंटर या विलेज लेवल, तो करेक्ट कर लीजिएगा। सब सेंटर या विलेज लेवल, यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कोल्ड चेन के फेलियर होने। क्यों? क्योंकि विलेज लेवल पे सबसे ज्यादा इंटरप्शन होता है बिजली का, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत है। और कम से कम 2 टाइम्स का क्या रिकमेंडेशन है? रिकमेंडेशन है कि दो दो मरतबा 24 घंटे में एटलीस्ट 2 मरतबा डायल थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाए आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है कोल्ड चेन का? यहीं पे देख लीजिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कोल्ड चेन, आईएलआर। यही आईएलआर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है कोल्ड चेन का। ठीक। एडजुएंट डीपीटी में क्या यूज होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या फास्फेट।
मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है एज एन स्टेबलाइजर किस में यूज होता है, ओपीवी में होता है। इसके बाद थायोमर्साल जो है एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है डीपीटी में। वैक्सीन के लिए फॉल्स, अब देखिए यहाँ पे सब कुछ है, फॉल्स अबाउट वैक्सीन, क्वेश्चन नंबर 29। मेरा गलत था। नियोमाइसिन वाला फॉल्स है। नियोमाइसिन होगा सर वाला ऑप्शन गलत। थर्ड वाला, क्योंकि मैंने बीसीजी के बारे में बताया था कि ये क्वेश्चन में मैंने देखा था कि बीसीजी में कुछ भी नहीं हम ऐड करते हैं बीसीजी की वैक्सीन में, ना तो प्रिजर्वेटिव, ना तो एडजुवेंट, ना तो स्टेबलाइजर, कुछ भी यूज नहीं किया जाता वहाँ पे। थायोमर्साल डीपीटी में यूज होता है, करेक्ट है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कानामाइसिन जो होती है ये क्या है, वैक्सीन में एंटीबायोटिक, एज एन एंटीबायोटिक यूज होती है मीजल्स में। मैग्नीशियम क्लोराइड अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया, टू स्टेबलाइज ओपीवी, यानी एज ए स्टेबलाइजर यूज होती है। नियोमाइसिन बीसीजी वैक्सीन में हम कुछ नहीं मिलाते, बीसीजी वैक्सीन में कुछ नहीं मिलाया जाता। जब बीसीजी वैक्सीन का डाइल्यूएंट क्या है, डाइल्यूएंट नहीं होता सर इसमें। अरे नहीं भाई, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है ये, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। डिस्टिल वाटर। नहीं, हाँ इसमें बहुत कंफ्यूजन, डिस्टिल वाटर और नॉर्मल सलाइन दो ही देखिए, ज्यादातर डाइल्यूएंट यही दो यूज होते हैं। जो आपने कहा ना डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर है वो मीजल्स वाले में यूज होता है। हाँ, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो मीजल्स की वैक्सीन में एज ए डाइल्यूएंट, ये भी क्या है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। और डीसीजी की वैक्सीन भी क्या है, फ्रीज ड्राइड है। इसमें जो है एनएफसीएल नॉर्मल सलाइन जो है वो यूज होता है एज ए डाइल्यूएंट। को कहीं लिख लीजिए एक बार, नॉर्मल सलाइन एज ए डाइल्यूएंट यूज होता है बीसीजी वैक्सीन में, और डिस्टिल्ड वाटर जो यूज होता है मीजल्स वैक्सीन में। ठीक, अब कॉम्प्लिकेशन की बात आई थी, डीपीटी वैक्सीन का न्यूरोलॉजिकल सर कॉम्प्लिकेशन, डिस्टिल वाटर मीजल्स में यूज होगा या फिर एमएमआर में यूज होगा? मीजल्स की वैक्सीन में यूज होता है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है तो मीजल्स। सर बीजल्स जो होती है एमएमआर में भी तो यूज करते हैं, तो उसमें कंबाइंड एज उसमें भी तो यूज करते हैं सर, मीजल्स मम्स रूबेला। मीजल्स मम्स रूबेला, देखिए इसके मुझे भी इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है कि एमएमआर में क्या यूज करते हैं, लेकिन जी सर। मैंने मीजल्स का पढ़ा रखा है, मुझे ये याद है। मीजल्स के बारे में मैंने बताया डिस्टिल्ड वाटर यूज होता है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताया, मैं पुरानी फिर से स्लाइड निकालो। नहीं सर, नहीं सर, वो उन्होंने क्वेश्चन किया इसलिए मैंने पूछ लिया। ये हो सकता है, इसलिए अच्छी चीज है, क्वेश्चन होना चाहिए। मैं देखूंगा इसको एमएमआर में होता है कि नहीं होता है। वैसे ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन टाइप की है ना, वो फ्रीज ड्राइड नहीं आती हैं, वो ऑलरेडी डाइल्यूटेड होती हैं। NaCl यूज होता है किसमें, नॉर्मल सलाइन इसी को कहते हैं। हाँ, NH जिसको हम कहते हैं नॉर्मल सलाइन, बीसीजी में होता है, डिस्टिल वाटर मीजल्स में होता है। ठीक, थायोमर्साल डीपीटी में यूज होता है प्रिजर्वेटिव, और स्टेबलाइजर के तौर पर मैग्नीशियम क्लोराइड हम ओपीवी में यूज करते हैं। अब न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन डीपीटी में, यानी वही सीजर पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस कंपोनेंट था, इसी की वजह से होता है। इसीलिए अनकंट्रोल्ड सीजर्स के पेशेंट में हम डीपीटी की वैक्सीन नहीं देते हैं। अभी स्ट्रेन की बात है, स्ट्रेन सबको पता है, सबको मैंने बताया था, बहुत ढेर सारे स्ट्रेन। टाइफिन वीआई, वीआई वोडाफोन आइडिया, टाइफिन वीआई किसका स्ट्रेन है, टाइफॉइड। टाइफाइड का। इसके और कितने स्ट्रेन है, टाइफिन वीआई भी था, टाइफोरल भी है, और टैब भी है। ये सब किसके हैं, टाइफाइड के ही हैं। येलो फीवर का क्या था, 17D। 17D। कॉलरा का क्या है, डुकोराल। यही है ना कॉलरा का। यस। ठीक, रोटा वायरस का नहीं पता कि इसका कोई है कि नहीं स्ट्रेन। कॉलरा के डिकोरल थे, येलो फीवर के 17D, और टाइफाइड के टाइफिन वीआई, टाइफोरल, टैब, सब के सब इसका स्ट्रेन है।
अब क्वेश्चन नंबर 32, टोटल नंबर ऑफ डोजेज ऑफ ओपीवी, ये तो मैं कई बार बताया है, 5। अभी भी लोगों के गलत हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डोज जो होती है वो 5 डोज होती है ओपीवी की नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। एक बर्थ से होती है, फिर 6, 10, 14 वीक से होती है, उसके बाद ओपीवी का बूस्टर डोज देते हैं 16 to 24 मंथ से। फिर ये ड्यूलेन बार्ड सिंड्रोम यानी जीबी सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है, किस वैक्सीन का? किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अच्छा, किल्ड पोलियो वैक्सीन का भी कोई वो है कॉम्प्लिकेशन इस तरीके का है? ठीक है, किल्ड पोलियो वैक्सीन सबसे पहले तो किल्ड इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि कई बार बताने के बाद भी कंफ्यूजन लोगों को है। किल्ड को बनाने वाले कौन थे भाई साहब? सास या सैक, जो भी पढ़ लीजिए, कि इनके लास्ट में यहाँ से के यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि सैक और सेबिन में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो सैक जो थे इन्होंने क्या बनाया, किल्ड पोलियो वैक्सीन बनाई। किल्ड पोलियो वैक्सीन को या इनएक्टिवेटेड, जिसको आईपीवी भी हम बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को हम कभी भी एपिडेमिक्स में नहीं देते हैं। इसके दो ड्रॉबैक है। एक तो इसको हम एपिडेमिक में नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि ये पैरालिसिस को और प्रेसिपिटेट करवा देते हैं एपिडेमिक में, किल्ड पोलियो वैक्सीन। दूसरी चीज ये थी कि मास इम्यूनाइजेशन के लिए किल्ड पोलियो वैक्सीन को नहीं यूज किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से जीबी सिंड्रोम होता है, ठीक है, रेयर वैक्सीन कॉम्प्लिकेशन था। एमएमआर से क्या होता है? मीजल्स, मम्स, रूबेला, कार्तिक साफ सिंड्रोम। माइल्ड फीवर, रैशेस वगैरह होता है। वो माइनर वैक्सीन है, वैक्सीन कॉम्प्लिकेशन है, वो अक्सर वैक्सीन में आपको मिल जाएंगे, तो उनमें कुछ नहीं करते, उनमें बस ऐसे ही भेज देते हैं, ले जाइए। अगर फीवर आ रहा है तो उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं, जाओ इस्तेमाल करा देना, बस। माइनर वैक्सीन रिएक्शन हर वैक्सीन, और जब तक माइनर वैक्सीन रिएक्शन नहीं होगा, फीवर नहीं आएगा या कुछ उसका, तब तक पता कैसे चलेगा कि हाँ बॉडी ने इसके खिलाफ कोई एक्शन किया है? माइनर होते हैं, ये मेजर है या तो सर रेयर। एक बात बताइए, वो जैसे कि जो पेनलेस वैक्सीन होती हैं उसमें तो फीवर वगैरह नहीं कुछ आता है? इसमें जो पेनलेस वैक्सीन होती हैं, लाइक कोई एग्जांपल बताइए। सर जैसे कि आप प्राइवेट में लगवाओगे तो हर वैक्सीन का एक पेनलेस वर्जन भी आता है। सर आईएपी के अकॉर्डिंग जो भी वैक्सीन लगवाते हैं, हाँ, जैसे कि सर ये हम लोग डी टैब वगैरह जो लगवाते हैं वहाँ पे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स के थ्रू, तो ठीक। उसमें तो सर एक कॉम्प्लिकेशन अगर होती है कि फीवर हो रहा है कि एंड ऑल, लेकिन हाँ, अगर आईएपी के अकॉर्डिंग उसको मतलब प्राइवेटाइजेशन में लगवाते हैं तो सर कुछ नहीं होता, पेनलेस आती है उसमें। पेनलेस आती है, ठीक है, चलिए नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जब माइनर उसमें रिएक्शन वो जो है, सर असर ठीक है, करती है, मतलब क्या है उसका वो? उसमें कुछ एडिटिव यूज हुए होंगे, उसमें कुछ, उस वैक्सीन में कुछ एडिटिव यूज करके अब लगाया जा रहा होगा। अदरवाइज जो नॉर्मल वैक्सीन बनी है, शेड्यूल की हैं, सब में कुछ ना कुछ, क्योंकि जब तक रिएक्शन नहीं होगा, फिर किसी भी चीज का रिएक्शन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? और ये फीवर वगैरह क्या था, ये रिएक्शन को ही तो बता रहे थे कि हाँ बॉडी ने जी एक्शन सर। लेना शुरू कर दिया है। पेनलेस उन्होंने बना दिया, ठीक है, उससे क्या हुआ, परेशानी तो उन्होंने कम कर दी, उन्होंने परेशानी सिर्फ कम कर दी, कुछ सर तो ऐड। एक्शन भी कुछ कम होता होगा ना उसका फिर, क्योंकि मेनली क्या है, उसमें हो सकता है कि जो आपके कोई भी एंटीपायरेटिक एजेंट है, हो सकता है कुछ उन्होंने ऐड किया हो उसमें, सर मे भी। हो सकता है मे बी। बट जो नॉर्मल वैक्सीन फिनोमेना जो होते हैं ना, उसमें यही चीजें दी गई है। लोकल साइट पे थोड़े बहुत रेडनेस आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगा जहाँ पे हम इंजेक्ट कर रहे हैं, फीवर थोड़ा सा आता है, रैशेस भी आ सकते हैं, ये माइनर वैक्सीन रिएक्शन थे। और इसके लिए कुछ नहीं कहा, ये कहा जाता है ये ऑटोमेटिक ये सबसाइड कर जाएगा, और अगर ठीक है परसिस्ट कर भी रहा है, आपको अपने बच्चे की चिंता है, तो आप ये लीजिए, कोई एक उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे के छोड़ देते हैं कि ले जाइए। हाँ, कोई अगर रेयर रिएक्शन हो तब इसको हॉस्पिटलाइज करवाना है, ये गाइडलाइन थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, मैच, ये स्ट्रेन नॉर्मली सबके, मम्स का क्या है, मम्स का कौन सा स्ट्रेन है?
ये सी वाला है, जेरेलिन। जेरिलिन, जेरेलिन। ठीक है। वेरिसेला का क्या है? ओ का स्ट्रेन। ओका। येलो फीवर की अभी हमने बात की है, 17D। ठीक। मीजल्स का क्या था? स्वर्ड। अगर किसी को याद हो तो इसके 3 होते हैं ना, एडमास्टन, ज़ाइग्रेव, स्वर्ड और मोरेटेल। लेकिन मोस्ट कॉमन की जब बात आती है तो इसका कौन सा स्ट्रेन होता है? एडमोस्टोन। एडमास्टन ज़ाइग्रेव वाला, ये मोस्ट कॉमन है। यहाँ पे चलिए स्वर्ड तो हो सकता है भाई, एग्जामिनर स्वर्ड ही रख दे या मोरेटेल रख दे। रूबेला के लिए क्या? RA 27। 23। ठीक, ये तो हो गया इसकी मैचिंग। स्ट्रेन याद कर लीजिए। डायरिया में कौन सी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है? नन। नन। डायरिया में हम हर एक वैक्सीन दे सकते हैं, बट डायरिया के बारे में एक चीज, अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है और उस वक्त उसको ओपीवी दी गई, उसको ऑलरेडी डायरिया है, तो फिर ओपीवी की वो डोज काउंट नहीं करती। अगर हमने उसको ओपीवी, क्योंकि ओपीवी क्या है, गट में ही तो जाएगी और वहां से वो निकल गई एज इट इज, इसलिए ओपीवी की उस डोज को हम माइनस कर देते हैं, काउंट नहीं करते हैं। लेकिन कंट्राइंडिकेशन डायरिया में किसी भी वैक्सीन का नहीं है। 2 वैक्सीन ऐसी बताइए जो एक साथ नहीं दी जा सकती। 2 ऐसी वैक्सीन जो एक साथ, मतलब कैन नॉट बी गिवन टुगेदर। सर येलो फीवर एंड बीसीजी। कॉलरा और येलो फीवर वैक्सीन, ये इसको हम एक साथ नहीं दे सकते, इट कैन नॉट बी गिवन, ये कंट्राइंडिकेशन है। येलो फीवर एंड कॉलरा वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टुगेदर, इसको नहीं देना है एक साथ। और अगर फीवर की बात करें हम, फीवर में कौन सी वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड है? सर लाइव वैक्सीन। फीवर में सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड की वैक्सीन कंट्राइंड। टाइफाइड। टाइफाइड की कोई सा भी स्ट्रेन ले लीजिए, यहाँ पे मैंने टाइफोरल लिख रखा है, टाइफिन वी आई, टाइप जे, जितने भी स्ट्रेन है टाइफाइड के, मतलब टाइफाइड वैक्सीन को फीवर में नहीं देना है। अदरवाइज और दूसरी वैक्सीन हम दे सकते हैं। 2 वैक्सीन जो एक एक साथ कंट्राइंडिकेटेड है, वो कॉलरा और येलो फीवर की वैक्सीन है। डायरिया में कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। और लाइव वैक्सीन ज्यादातर किसमें, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में हम नहीं देते हैं। भाई, बीसीजी का मैक्सिमम प्रोटेक्टिव ड्यूरेशन कितने साल तक वो प्रोटेक्ट करेगी? इसमें एक चीज तो याद रखिए, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में बीसीजी का प्रोटेक्शन 0 है। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में बीसीजी का प्रोटेक्शन रेट क्या है? 0 है। अब आइए सेकेंडरी पे, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस की ही बात आएगी, कितना वो प्रोटेक्ट करेगी। प्राइमरी में तो 0 है। सर 10 साल। नहीं, लाइफ लॉन्ग। ये भी नहीं है। देखिए बुक, नहीं नहीं, चलिए ये है ना 20 ईयर, ये करेक्ट है। बुक में लिखा है 15 सर टू 15 लिखा हुआ है बहुत जगह तो सर। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, बुक पे लिखा हुआ है 15 टू 20 ईयर्स। ठीक, ये पार्क में लिखा हुआ है, किसी और बुक का होता तो मैं भी मान लेता, चलिए ठीक है। अब जब 15 से 20 साल लिखा है, तो जब मैक्सिमम की बात आएगी तो हम इसी को काउंट करेंगे, ना कि इसको। ठीक है सर। ये 100% करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फोटो शेयर कर दूंगा इसका। मैक्सिमम प्रोटेक्टेड ड्यूरेशन बीसीजी की है वो 20 ईयर्स है। यहाँ पे ये चीज है, अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया। ILR। ILR है, इसमें कुछ देखना ही नहीं। डायल थर्मामीटर क्या था? ये क्या टेम्परेचर चेक करता है? इसी ILR का कहाँ पे? पीएचसी लेवल पे। रिकमेंडेशन क्या है कि कम से कम 2 बार 24 आवर्स में 2 बार टेम्परेचर चेक किया जाए पीएचसी पे, किससे? डायल थर्मामीटर से। अब यहाँ पे आइए, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम इंडिकेट्स रिसेंट इन्फेक्शन। हमने IgM। इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ी है। आईजीएम, सर IgG खोली बताइए। आईजीजी जो होते हैं ना, आईजीजी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एकमात्र यही इम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजीजी। आईजीएम जो है वो रिसेंट इन्फेक्शन को बताती है। आईजीई क्या करती है? आईजीई जो है ना, इमीडिएट एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, कहीं पे एलर्जिक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन जो हुआ है,
उसके लिए आईजीई रिस्पॉन्सिबल, मतलब आईजीई उस वक्त सीरम में मिलेगी किसी भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में, या एनाफाइलेक्टिक शॉक किसी को हो गया तो वहां पे आईजीई मिलती है। आईजीए क्या है? आईजीए ये कहाँ पे मिलेगा? आईजीए जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में। ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म के अंडर कैटेगरी में ये आता है। आईजीए म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये कंसंट्रेटेड होता है। और जब म्यूकस मेम्ब्रेन पे कंसंट्रेटेड प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म की बात आई तो मैंने कहा जितने भी रूट ऑफ एंट्री हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वहां पे जो चीजें होती हैं वो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म के अंडर में आती हैं। अब रूट ऑफ एंट्री अलग अलग जगहों पे, इवन सलाइवा है, टीयर्स है, एचसीएल है, हाँ, सिक्रेशन जितने भी हैं वहां पे ये आईजीए आपको कंसंट्रेटेड मिलेगा। कोलेस्ट्रम है वो भी, वहां पे भी आईजीए मिलता है। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म में जो भी चीजें हैं वहां पे आपको आईजीए मिलेगा। अब ये स्टेटमेंट ये 2021 के क्वेश्चन पेपर में, यानी जिस साल मैंने एग्जाम दिया था उस साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 39 स्टेटमेंट की शक्ल में आया। अभी पहले इसका जिक्र हो चुका है। एनी लॉस, स्टेटमेंट 1 है, एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फंक्शन इज टर्म्ड एज इम्पेयरमेंट, उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक। दूसरा था बिकॉज ऑफ एन इम्पेयरमेंट the affected person may be unable to carry out certain activities considered normal for his age, sex, etc. termed disability, उसको हमने क्या कह दिया? डिसेबिलिटी कह दिया। अब बताइए इन दोनों स्टेटमेंट को देख के कौन सा सही होगा, कौन सा गलत है? सर मेरे हिसाब से तो दोनों सही है। ठीक, और किसी के हिसाब से कुछ है? बेसिकली ये दोनों ही सही है। दोनों सही है सर। दोनों ही सही, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि इम्पेयरमेंट किसे कहते हैं? कोई भी लॉस हो जाए फंक्शन की, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन चला गया, मतलब पैरालिसिस हो गई, हाँ पैरालिसिस भी हो गई। अगर क्या हुआ कि उसमें क्या हो गया, एक हाथ पैरालाइज हो गया तो वो दैट इज इम्पेयरमेंट हो गया। अब इम्पेयरमेंट के नतीजे में जिस शख्स को इम्पेयरमेंट हुई है, अब वो जो नॉर्मल अपनी रूटीन एक्टिविटीज है वो तो अब नहीं कर पाएगा। हाँ, जैसे पैर चला गया था उसका, तो क्या वो अब दौड़ पाएगा एथलीट? नहीं ना। तो वो क्या हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिसेबिलिटी कहते हैं। क्योंकि वो अपना रूटीन वर्क नहीं कर पा रहा है। दोनों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही थे। अब क्वेश्चन नंबर 40, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। एक चीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में ये चीज है ना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 के पेपर में, 2017 एआई फिजिक्स में ये आया हुआ है। ये चीजें जो दी गई थी ना, ये बस खाली कंफ्यूजन के लिए थी। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का नाम जहां भी आ जाएगा आंख बंद करके मेसोपोटामिया पे लगा दीजिए। जहां भी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन आ गया है, बाकी उसके आगे कुछ भी लिखा है, कितनी भी बड़ा पैराग्राफ लिखा है, खत्म कर दीजिए उसको। सिर्फ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन अगर नाम है, दैट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और तो यहाँ पे मेडिसिन का जिक्र था तो मेसोपोटामियन मेडिसिन हो जाएगी। अगर सिविलाइजेशन की बात आती तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। में कुछ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। पीडीएफ मैंने दी है, सबके पास होगी। एक बार या एक बार जाके आज प्लीज सब लोग खुद से सिर्फ 10 मिनट का काम पढ़ लीजिएगा। यकीन मानिए सिर्फ भूलने की चीज नहीं है, ये सब कुछ याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 था, जर्म थियोरी ऑफ डिजीज। ठीक है, लुईस पास्चर साहब ही थे। अभी मैच द फॉलोइंग में हमने देख लिया है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सब अब आए हुए हैं। 2017 में ये भी आया हुआ था, जर्म थियोरी ऑफ डिजीज किसने दी थी, और 2019 में भी आया हुआ, पेपर देख लीजिएगा, लुईस पास्चर ने दी थी। सर्विलांस की बात है, सर्विलांस के लिए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे सही है, यानी कौन सर्विलांस को डिफाइन कर रहा है? पहला है लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ सच वेल पर्सन और डोमेस्टिक एनिमल एक्सपोज टू कम्युनिकेबल डिजीज। नहीं, ये सर्विलांस हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या हम लिमिट कर रहे हैं, किसकी? वेल पर्सन या डोमेस्टिक एनिमल की कम्युनिकेबल डिजीज के एक्सपोजर के बाद।
ये क्या होगा, एक्सपोजर हुआ है ना, और नॉर्मल पर्सन है। थोड़ा सा अगर जहन को घुमाइए, अगर पढ़ा होगा आपने क्वारंटाइन और आइसोलेशन में जाइए, तो ये क्वारंटाइन होगा। तो ये इसमें टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ये थर्ड वाला हो। ये कंटेनमेंट नहीं है। ये अगर हम टर्मिनेट कर रहे हैं ट्रांसमिशन की बात जब हम करेंगे, Residence। तो ये ट्रांसमिशन की जब बात आती है तो फिर वहां पे आइए ना इराडिकेशन, और उस पे डिजीज कंट्रोल, एलिमिनेशन और इराडिकेशन। टर्मिनेशन की बात जब आ जाएगी तो वो ज्यादातर चला जाएगा कहाँ पे, इराडिकेशन पे। ये करेक्ट नहीं है और ये भी करेक्ट नहीं है, ये तो एकदम गलत है। द पर्सन एनिमल जो इसकी जो डिफिनीशन थी पीडीएफ को आज कंटिन्यूअस एनालिसिस वाला होगा तो जी सर। कंटिन्यूअस एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फीडबैक ऑफ सिस्टम में कलेक्टेड डेटा। हम कंटिन्यूअस क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसी को हम सर्विलांस कहते हैं। मॉनिटरिंग में क्या होता है कि एक बार हमको रिजल्ट मिल गया, हमने क्या किया, अपना जो हम देख रहे थे उसको हमने रोक दिया। लेकिन सर्विलांस में उसके बाद भी वो एक्टिविटी वो कंटिन्यूअसली जारी रहती है। ये तो सर्विलांस था। इसको एक बार प्लीज आप लोग, आज पीडीएफ है ग्रुप पे, एक ही पीडीएफ है मेरी भी, तो पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ तक कि कौन सी इसमें से बैक्टीरियल वैक्सीन है, क्वेश्चन नंबर 43। मीजल्स है, कॉलरा, हेपेटाइटिस बी, येलो फीवर वैक्सीन, 4 वैक्सीन है आपके पास। हाँ, कॉलरा की है जो, ये क्या है, ये बैक्टीरियल है और ये किल्ड वैक्सीन में आती है, ये किल्ड वैक्सीन है। मीजल्स और येलो फीवर क्या है, ये लाइव वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है ये, यानी रिकम्बिनेंट, या इसी को हम कह लें सेल्यूलर फ्रैक्शन, रिकम्बिनेंट प्रोटीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनती कैसे है, ये एक सवाल है, कहाँ से बनाई जाती है हेपेटाइटिस बी जो है, ये बनाई कहाँ से जाती है? सर करेक्ट आंसर कॉलेरा होगा ना इसका? हाँ, इसका करेक्ट आंसर तो कॉलरा है। बाकी मैं और ऑप्शंस को भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कॉलरा क्या है, किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। बैक्टीरियल तो है ही। मीजल्स और येलो फीवर लाइव वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्या, रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, या कभी कभी रिकम्बिनेंट ना देके सिर्फ सेल्यूलर फ्रैक्शन दे देता है। क्यों सर आप बताए थे कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स, आरएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको लेकर के। हेपेटाइटिस बी का डीएनए बेसिकली यूज होता है, किसमें होता है ये इंपॉर्टेंट, ईस्ट सेल में। हाँ, ये बनाई जाती है ईस्ट सेल में। एक हेपेटाइटिस बी का एक सिंगल जीन जो होता है ईस्ट सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद वो ईस्ट सेल क्या करती है, उसी से मिलते जुलते जो सरफेस एंटीजन एचबीएसएजी है, उसी से बहुत ज्यादा बना देती है उसी के खिलाफ। तो फिर उसी को इकट्ठा कर लिया जाता है। वो टेक्निक है भाई, वो लोग जाने जो करते हैं ये सब काम। यहाँ जानना यह था कि ईस्ट सेल से बनाई जाती है, इसीलिए रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन इसको कहते हैं। कभी कभी रिकम्बिनेंट ना देके सिर्फ सेल्यूलर फ्रैक्शन का नाम दे दिया जाता है। ये था। अब अभी क्वारंटाइन और आइसोलेशन की बात आई थी। क्वारंटाइन इज डन फॉर केसेस एंड आइसोलेशन इज सेपरेशन ऑफ हेल्दी कॉन्टैक्ट्स ऑफ केसेस। इसका स्टेटमेंट बताइए। पहला तो क्वारंटाइन इज डन फॉर केसेस, जिसने पहला सही किया होगा उसी का दूसरा भी सही रहेगा। सर मैंने तो दोनों पे ट्रू लगाया था, पर मेरा गलत हो गया था। दोनों फॉल्स है। देखिए, क्वारंटाइन जो होता है हेल्दी इंडिविजुअल्स को किया जाता है। क्वारंटाइन जो होता है हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए होता है, यानी हेल्दी कॉन्टैक्ट्स ऑफ केसेस वो, बस जस्ट अपोजिट मैंने कर दिया था दोनों की डिफिनेशन का। आइसोलेशन जो होता है ये सेपरेट करते हैं केसेस को, आइसोलेट करते हैं किसको, केसेस को, इनके अंदर डिजीज है। और हेल्दी कॉन्टैक्ट के लिए क्वारंटाइन। अभी आपने उसमें कोरोना में सुना होगा ना, क्वारंटाइन करेंगे 14 दिन के लिए कर रहे हैं, 7 दिन के लिए कर रहे हैं, 10 दिन। इसमें क्या था, बेसिकली क्या था, हेल्दी इंडिविजुअल्स को ही क्वारंटाइन किया जा रहा था सबको। सर लेकिन क्वारंटाइन तो सर जिन लोग का पॉजिटिव आ रहा था कोविड उनको कर, नहीं 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 नहीं, ठीक है सर, ठीक सर। हाँ सर, सर ठीक, मेरे कंफ्यूजन। हम लोग अपने घर यहाँ से भेजे गए थे, तो हमें भी ये कहा गया था कि 14 दिन तक अपने घर से बाहर मत निकलना। जी सर। तो क्वारंटाइन जो होता है हेल्दी कॉन्टैक्ट के लिए होता है, और आइसोलेशन जो होता है केसेस के लिए होता है। जस्ट मैंने अपोजिट कर दिया था बस। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये था 46 पैथोजेनेसिस फेज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, अगर किसी को याद हो
पैथोजेनेसिस phase of disease begins with entry of organism in susceptible host. सही है सर। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में दो फेज थे, प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज में क्या था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कॉजेटिव एजेंट है, वो अभी एंटर नहीं हुआ है मैन में या ससेप्टिबल होस्ट, बल्कि हमारी सराउंडिंग्स में है, लेकिन अभी उसने एंट्री नहीं ली। जैसे ही वो एंट्री ले रहा है, दैट इज पैथोजेनेसिस फेज, वहां से पैथोजेनेसिस फेज स्टार्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पे भी है, पैथोजेनेसिस फेज ऑफ डिजीज बिगिंस विद एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ससेप्टिबल होस्ट। अब यहाँ पे ये जो रीजन दिया गया था कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज पॉसिबल इन दिस फेज। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात आती है, वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए होता है। प्राइमरी लेवल में क्या था, या तो प्रोफाइलेक्सिस करें या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करें, और क्या करें, हेल्थ प्रमोशन करें। हेल्थ प्रमोशन हम कर रहे थे, मैंने मच्छरों का एग्जांपल दिया था। हम अगर किसी को जाके एजुकेट कर रहे हैं कि आप अपने जो कूलर्स हैं उनके पानी को आप हर हफ्ते निकालिए, आसपास जो है गंदगी ना फैलने दे, पानी को इकट्ठा ना रहने दे, ये क्या था, ये हेल्थ को हम प्रमोट कर रहे थे बेसिकली, लोगों के घर घर जाके, ये हेल्थ प्रमोशन था। अब मैं ये कहूँ कि आप मॉस्किटो नेट यूज करिए, क्योंकि आपके रूम में, आपके आसपास क्या है, मॉस्किटोज बहुत ज्यादा है। दैट इज, अब क्या है, आपको स्पेसिफिक प्रिवेंशन लेना है किससे, मॉस्किटोज से, तो वो हो गई। इसी तरीके से वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीन क्या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक सिंगल डिजीज से ही तो दे रहे हैं, और डिजीज हुई नहीं है अभी, तो वो भी क्या था, प्राइमरी प्रिवेंशन था। प्रोफाइलेक्सिस की बात मैंने की थी, ये प्रिवेंशन के उसमें आता है। स्क्रीनिंग जो है वो सेकेंडरी लेवल का था, और प्रोफाइलेक्सिस जो था प्राइमरी प्रिवेंशन का था। तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जब एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री ले ली, दैट मीन्स कि क्या, डिजीज इनिशिएट हो चुकी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करते हैं। यहाँ पे पैथोजेनेसिस फेज में क्या होती है, स्क्रीनिंग से स्टार्ट किया जाता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री ले ली, अब हमें स्क्रीन करके पता लगाना है कि डिजीज हो चुकी है या नहीं हुई। अगर डिजीज हो गई तो इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जाए, ये स्क्रीनिंग का पर्पज होता है। तो इसमें पैथोजेनेसिस फेज में बेसिकली सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन किया जाता है, प्राइमरी लेवल का प्री पैथोजेनेसिस फेज में किया जाता है। तो असर्शन तो सही था हमारा, असर्शन सही था, बट रीजन क्या था, गलत था इसमें। अब ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 46, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट PQLI। क्या क्या होता है इसमें, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एंड इनकम। सर इनकम इसमें नहीं होता, बाकी PQLI में लिटरेसी रेट भी होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी होता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 भी होता है। इनकम जो होता है किसमें होता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इनकम भी होती है, नॉलेज भी होता है, और तीसरी चीज क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में ना नॉलेज की जगह पे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग दे देता है, दोनों सेम ही है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की जगह पे लॉन्गेविटी भी, तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अगर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है तब भी नॉलेज की बात हो रही है, लॉन्गेविटी है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की ही बात हो रही है। HDI में ये तीन चीज, इनकम जो है HDI का कंपोनेंट था, PQLI का नहीं था, तो यहाँ पे इस चीज को हमें एक्सक्लूड करना था। ट्रायल की बात आती है, जब हमने ड्रग ट्रायल पढ़ा था, तो उसमें यह था कि नई ड्रग को पुरानी ड्रग से जब हम कंपेयर करते हैं तो किस फेज में करते हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, 4 फेज थे आपके पास। क्लिनिकल ट्रायल है एक नई ड्रग का पुरानी ड्रग से, उसको हम करते हैं फेज 3 में, और इसी फेज 3 में जब हमने इसको कंपेयर कर लिया, हमने पाया कि हाँ ये भी इफिकेशियस है, इसकी एफिकेसी है इस डिजीज में, तब जाके फेज 3 के बाद ड्रग जो है मार्केट में लॉन्च होती है। याद रखिएगा, आफ्टर फेज 3, हमेशा फेज 3 के बाद ही नई ड्रग जो है मार्केट में लॉन्च होती है। अब मार्केट पे लॉन्च होने के बाद उसके एडवर्स इवेंट्स को सर्विलांस के जरिए पता किया जाता है, तो दैट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस उसको कहते हैं। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस जो होता है वो फेज 4 में होता है।
नई ड्रग को पुरानी ड्रग से कंपेयर करते हैं फेज 3 में, और इसी को हम इसी को हम कहते हैं, ये जो फेज होता है ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का फेज होता है। फेज 3 जो है ये आरसीटी है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का ये फेज होता है। और लॉन्गेस्ट फेज अगर हम बात करें कि इस क्लिनिकल ट्रायल का लॉन्गेस्ट फेज क्या होगा, तो ये फेज 4 होता है, यही लॉन्गेस्ट फेज भी होता है। ठीक, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का है वो फेज 3 है। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं नई ड्रग को पुरानी ड्रग से। क्वेश्चन 48, ये भी बहुत गलत हुआ है, 9 ही लोगों ने अटेम्प्ट किया था लेकिन मोर देन 50% ने ये क्वेश्चन गलत किया था। अकरेंस ऑफ केसेस इन ए कम्युनिटी नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी था। बार बार इस चीज को मैंने बहुत, एपिडेमिक। क्या कहा आपने? सर मैंने तो साइक्लिक ट्रेंड लगाया था। करेक्ट क्या बताया आपने अभी? सर एपिडेमिक होगा। एपिडेमिक क्या बताया? अभी तक नहीं हो पाया, जबकि इसको सबसे ज्यादा मैंने फ्लक्चुएशन इतनी बार बताया है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, पीरियडिक फ्लक्चुएशन और लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। उसमें ये जो ये था कि अकरेंस ऑफ केसेस ना क्लियरली इन एक्सेस देन नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लियरली इन एक्सेस ये वर्ड लगाया था मैंने, देन नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, दैट इज एपिडेमिक। अगर यूजुअल नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहीं पे मिल रही है वो एंडेमिक हो गया भाई। नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर किसी डिजीज की मिल रही, अब हमने बात की थी कि नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे, तो ये था कि 3 से 5 साल का बैक में जाके हम देखेंगे कि उस डिजीज का कितना इंसिडेंस हर साल है, यही तो बताया था। तो अगर नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में वो डिजीज मिल रही है, केसेस मिल रहे हैं, दैट मीन्स एंडेमिक है वो डिजीज। और इसी से ज्यादा, इस नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर केस आ जाए विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। आज आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार वो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा फिर से। जी सर पढ़ लेंगे। स्पोरेडिक में स्कैटर्ड अबाउट थे। साइक्लिकल ट्रेंड में ये था कि या तो 2-3 साल की साइकिल हो, या 8 से 10 साल की साइकिल हो, या महीनों की साइकिल हो, जो भी हो, उस साइकिल में ही एक बार ही उन केसेस के क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। ये था। एपिडेमिक और एंडेमिक का डिफरेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इंक्यूबेशन पीरियड, ये एक दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने, उसके बाद ये टेस्ट हुआ। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? 7 to चिकन पॉक्स का 7 to 14। 7 to 14, ये जो है ये करेक्ट आंसर था। 7 डेज जो होता है ना, ये वैक्सीन एसोसिएटेड मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वैक्सीन एसोसिएटेड मीजल्स का होता है। 14 to 16 डेज, सॉरी एक मिनट, जस्ट गलती। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो 14 to 16 डेज। जो करेक्ट आंसर है चिकन पॉक्स के इंक्यूबेशन पीरियड का 14 to 16। 14 to 16 डेज। 3 डेज ऑन एन एवरेज मैंने बताया था किसका? रूबेला का। बेसिकली 2 to 3 वीक्स कहा जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 18 डेज आता है इंक्यूबेशन पीरियड किसका? रूबेला का। आमतौर से 2 to 3 वीक्स लिखा रहेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज वही ब्रैकेट में लिखा रहेगा 18 डेज। 7 to 14 डेज जो होता है ना, ये पर्ट्यूसिस का होता है, ये पर्ट्यूसिस का होता है। और नॉर्मल 10 to 14 डेज किसका होता है? मीजल्स का होता है। ये था करेक्ट आंसर। जो चिकन पॉक्स इंक्यूबेशन पीरियड का था वो 14 to 16 डेज का था। 50th क्वेश्चन लास्ट था, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, इसके जो फीचर्स, इसका जो ट्रायड होता है, ट्रायड एक इसमें से नहीं है। ट्रायड के माने 3 होता है, तो 3 जो फीचर्स हैं वो CRS यानी कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के तो हैं, चौथा नहीं है। डीफनेस
इसी को दूसरा नाम उसमें जो दिया जाता है सेंसरी न्यूरल डिफेक्ट। डीफनेस या सेंसरी न्यूरल डिफेक्ट दोनों चीजें एक ही है। एक तो ये कंपोनेंट हो गया कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कैटरेक्ट दूसरा है, कैटरेक्ट भी पाया जाता है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस इज मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली है किस चीज की? हार्ट की। किसमें? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में। हाँ? हार्ट डिफेक्ट जो पाए जाते हैं, हार्ट एनोमली जो होती है उसमें मोस्ट कॉमन हार्ट एनोमली या डिफेक्ट क्या होता है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, या जिसको हम पीडीए भी कहते हैं। पीडीए ये भी कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट की एनोमली हो रही है, वो क्या है? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के ट्राइड में आता है। हार्ट में भी ये बताया गया कि मोस्ट कॉमन जो हार्ट एनोमली होगी वो क्या होगी? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होगा। ये अलग से याद करने की चीज है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये पीडीए के बारे में। अब एक चीज ये थी, इसमें एक लीजन पाया जाता था कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में। एक लीजन था, वो नीला पीला सा कुछ बताया था मैंने। ब्लूबेरी मफिन लीजन पता है? वो नीले नीले कलर के थे ना, बेरी के कलर के। ये भी कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का एक फीचर, स्किन लीजन है ये इसमें। और ये सबसे कॉमन किस ट्राइमेस्टर में ये मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन इसका कॉमन है, और सबसे ज्यादा डिजास्टर्स भी उसी को कहते हैं, सेकेंड खतरनाक। सेकेंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो है वो मोस्ट डिजास्टर्स टाइम कहा जाता है सीआरएस के लिए। सेकेंड, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है अप टू 16 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन, है ना, 11 to 16, यहाँ अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो डीफनेस मिल सकती है। बाकी ये कैटरेक्ट या हार्ट की एनोमली ये नहीं होती है, सिर्फ डीफनेस पाया जाएगा नॉर्मली। और 16 हफ्ते के बाद उसके बाद कोई मेजर एनोमली इस तरीके की नहीं होती है जिसको डिस्क्राइब किया जाए। बेसिकली जो सबसे खतरनाक पीरियड है वर्टिकल ट्रांसमिशन का वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बताया गया कि एटलीस्ट 90% अगर वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, मदर को रूबेला है तो 90% वर्टिकल ट्रांसमिशन के चांसेस, यानी 90% बेबीज को हो सकता है। और उन 90% बेबीज में 100% इंसिडेंस होगा किसका? यही कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का। इसलिए मोस्ट डिजास्टर्स टाइम जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। ब्लूबेरी मफिन लीजन क्या है? ये स्किन लीजन है इसी सीआरएस में। मोस्ट कॉमन हार्ट एनोमली कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में होती है पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन पूरे, और एटलीस्ट जितना पढ़ाया था मेरे ख्याल से सब के सब इसमें कवर था। और कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 को अगर आप छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो ना बताया गया हो, और कई कई बार बताया। उसके बाद भी अभी भी यहीं पे बता के यहीं पे गलत हो रहा है। जी सर। थोड़ा सा एक बार ना उसको, मोर देन 35 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सिर्फ उसी एक पीडीएफ से मैंने दिए थे, तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उससे बहुत फायदा होगा उसका। बाकी मैंने दूसरा जो लेसन खत्म कर दिया उसकी भी पीडीएफ ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो भी मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और एक चीज और है, यहाँ पे अभी कुछ लोग हैं ज्वाइन, कल दिन में क्लास ली जा सकती है 3 बजे के करीब? सर नहीं सर, 3 बजे सर नहीं सर, थोड़ा 4 बजे के बाद ले लीजिए फिर। 4 बजे चलिए ठीक है। बाकी लोग बताएं। जी ओके सर। 4 बजे क्लास ले लें, क्योंकि देखिए सर या 3 बजे से पहले ले लीजिए सर, 3 बजे तक खत्म कर दीजिए क्लास तो भी सही है। हाँ चलिए देखूंगा, 3 बजे नहीं लूंगा, बाकी कोशिश क्योंकि कल देखिए हमारी क्लासमेट है उसकी शादी है तो उसमें जाना है रात में। तो सर थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ले लीजिए सर, अगर पॉसिबल हो सबको। देखिए स्टूडेंट लाइफ में संडे की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि 10 बजे से पहले कोई उठ पाए। हाँ सर, और सर असल में 3 बजे सर हम लोग ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, हस्बैंड वगैरह आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है सर। मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 3 हो जाए या 4 से 6 हो जाए, इस तरीके की कोशिश करूंगा।
3 बजे वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा, ठीक। जी सर, वो असल में सर हस्बैंड आ जाते हैं मेरे उसी टाइम, तो सर दिक्कत हो जाती है कोई थोड़ा। दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करेंगे उसको मैनेज करने की। 1 से 3 ले लूंगा, 1 से 3, ठीक है 1 से 3, सर। वो 2-2:30 बजे तक भी खत्म हो सकती है। बेसिकली डिजीज उसी के आगे जो डिजीज हमने पढ़ी थी, मम्स मम्स शायद मैंने नहीं पढ़ाया था, रूबेला तक पढ़ाया था। मम्स के बाद शुरू करेंगे, मम्स है, इन्फ्लुएंजा है, डिप्थीरिया है, और एक आध डिजीज आगे की है उसमें, उसी को कंटिन्यू करना। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है, और हो सकता है निमोनिया तक पढ़ा। 4-5 डिजीजेस हैं यही, देख लीजिएगा इसको एक बार थोड़ा सा। जी सर। ठीक। बाकी किसी को अगर कोई डाउट रहा करे तो वो पूछ सकता है, या गलत भी अगर बताइए, कम से कम ये भी, हाँ चलिए पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, ऐसे सिर्फ सुनते सुनते बोरिंग सा हो जाता है। और पढ़िए आगे चल के, जब 8 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट हो जाए फिर समझ में नहीं आएगा कौन सा शुरू करें कौन किसको छोड़े। अभी तो 3 सब्जेक्ट है, एटलीस्ट ये तो एकदम रट जाना चाहिए सबको। चलिए ठीक है। थैंक यू सर।